रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है शवासन। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों में 1.5 फुट का अंतर रखें। दोनों हाथों को शरीर से 6 इंच की दूरी पर रखें। हथेली की दिशा ऊपर की ओर होगी। सिर को सहारा देने के लिए तौलिया या किसी कपड़े को दोहराकर सिर के नीचे रख सकते हैं। इस दौरान यह ध्यान रखें कि सिर सीधा रहे। शरीर को तनाव रहित करने के लिए अपनी कमर और कंधों को व्यवस्थित कर लें। शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। शवासन करने के दौरान किसी भी अंग को हिलाना डुलाना नहीं है। आप अपनी सजगता को सांस की ओर लगाएं और उसे अधिक से अधिक लयबद्ध करने का प्रयास करें। गहरी सांसें भरें और सांस छोड़ते हुए ऐसा अनुभव करें कि पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर के सभी अंग शांत हो गए हैं। कुछ देर सांस की सजगता को बनाए रखें। आंखें बंद ही रखें और भूमध्य में एक ज्योति का प्रकाश देखने का प्रयास करें। यदि कोई विचार मन में आए तो उसे साक्षी भाव से देखें, उससे जुड़िए नहीं, उसे देखते जाएं और उसे जाने दें। कुछ ही पल में आप मानसिक रूप से भी शांत और तनाव रहित हो जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए इसी अवस्था में आप 10 से 15 सेकंड तक उल्टी गिनती गिने। उदाहरण के तौर पर मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार 0 तक गिनती को मन ही मन गिने। यदि आपका मन भटक जाए और आप गिनती भूल जाएं तो दोबारा उल्टी गिनती आरंभ करें। सांस की सजगता के साथ गिनती करने से आपका मन थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। इस आसन को करते वक्त आंखें बंद रहनी चाहिए। हाथ को शरीर से 6 इंच की दूरी व पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। शरीर हमेशा ढीला रहना चाहिए। सांस की स्थिति में शरीर को हिलाना नहीं चाहिए। शवासन के दौरान किसी भी अंग को हिलाएंगे नहीं। सजगता को सांस की ओर लगाकर ही रखेंगे। आसन से बाहर निकलने पर दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इसकी गर्मी को अपनी आंखों पर धारण करें। इसके बाद सीधे हाथ कर लें और आंखें खोल लें। शवासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हर आयु के लोग कर सकते हैं। यह सरल भी है। सांस की स्थिति में हमारा मन शरीर से जुड़ा रहता है, जिससे कि शरीर में किसी भी प्रकार का बाहरी विचार उत्पन्न नहीं होता। शरीर जब शिथिल होता है तो मन शांत हो जाता है। इस प्रकार हम अपनी प्राण ऊर्जा को फिर से स्थापित कर पाते हैं। इससे शरीर की ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज थॉट इज It's fine to celebrate success, but it is more important to heed the lessons of failure. सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। क्योंकि यदि आप असफल हुए हैं, इसका सीधा अर्थ है कि आपने कोशिश की है, लेकिन उस कोशिश में कहाँ कमी रह गई है वो आपको पता लगाना है, ताकि अगली बार जब आप अपना काम करें तो आप सफल हों। धन्यवाद। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। साथियों, देश प्रेम की इस भावना के साथ जीते हुए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, भारत माता के ऐसे वीर सपूतों को हमारा शत शत नमन। नमस्कार साथियों, आज रविवार के खास में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक वीर बलिदानी सरदार भगत सिंह के बारे में। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या की और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विरोध को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। सारे देश ने उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद किया। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग कांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित
4 क्रांतिकारियों को फांसी व अन्य 16 को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेजी अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्यवाही में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने भारतीय समाज में भाषा, जाति व धर्म के कारण आई दूरियों पर गहरा दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेजी परिवार के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी भाषा के अलावा बांग्ला भी आती थी। फांसी से पहले 3 मार्च को उन्होंने अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में लिखा, उन्हें यह फ़िक्र है हरदम नई तर्ज़ ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चर्क का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। इन जोशीली पंक्तियों से उनकी निर्भीकता और शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता था। ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी की सज़ा दे दी गई। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे उन्होंने कई किताबें पढ़ी। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी से ठीक पहले वे लेनिन की विचारधारा पढ़ रहे थे। फांसी से ठीक पहले भगत सिंह ने अपने साथियों के नाम एक पत्र लिखा जो कि भारत में युवाओं में काफ़ी मशहूर हुआ। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, स्वाभाविक है जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता, लेकिन आज मैं एक शर्त पर ज़िंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर या पाबंद होकर ना रहूँ। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दलों के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमज़ोरियां जनता के सामने नहीं हैं, लेकिन अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक मध्यम पड़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मिट ही जाए, लेकिन मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह की उम्मीद करेंगी। इससे आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा और देश 100% आज़ाद होकर रहेगा। भगत सिंह की प्रशंसा केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी की जाती है। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने जवानी सहित अपनी सारी ज़िंदगी केवल और केवल देश के लिए समर्पित कर दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।